नहीं दर्ज की गई। सबसे पहले गांधी मैदान थाना की पुलिस आई, उस बच्ची से 45 मिनट तक पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद कहा कि ये तो बहादुरपुर थाना का मामला है। बहादुरपुर थाना की पुलिस आई, उसने बच्ची से बातचीत की, कहा कि ये तो महिला थाना का मामला है। तो जिसको बोलचाल की भाषा में फेंका फेंकी करते हैं, फेंका फेंकी शुरू हो गई। थानों ने एक दूसरे पर फेंकना शुरू किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि भाई प्राथमिकी क्यों नहीं हो रही है। तो एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान पर निकलते हैं, लगता है कि इनमें राजा राम मोहन राय की आत्मा प्रवेश कर गई है कि भाई प्राथमिकी क्यों नहीं हो रही है। तो एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान पर निकलते हैं, लगता है कि इनमें राजा राम मोहन राय की आत्मा प्रवेश कर गई है। और दूसरी तरफ यहाँ शेल्टर होम में इतना बड़ा कांड हो रहा है। एक छोटी बच्ची बिलख बिलख के कह रही है, रो रो के कह रही है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, नशा दिया जाता है, गलत दर्ज की गई। सबसे पहले गांधी मैदान थाना की पुलिस आई, उस बच्ची से 45 मिनट तक पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद कहा कि ये तो बहादुरपुर थाना का मामला है। बहादुरपुर थाना की पुलिस आई, उसने बच्ची से बातचीत की, कहा कि ये तो महिला थाना का मामला है। तो जिसको बोलचाल की भाषा में फेंका फेंकी करते हैं, फेंका फेंकी शुरू हो गई। थानों ने एक दूसरे पर फेंकना शुरू किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि भाई प्राथमिकी क्यों नहीं हो रही है। तो एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान पर निकलते हैं, लगता है कि इनमें राजा राम मोहन राय की आत्मा प्रवेश कर गई है। पड़ाव जो है वो सामने आ रहे हैं। जी। आज जो हाई कोर्ट के द्वारा जो कहा गया, समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जी। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा कांड है। और आज मैंने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों को लड़कियों की सप्लाई की जा रही है। सबसे दुख की बात है कि जिस तरह से सरकार ने इसकी लिपापोती की कोशिश की है। आज मैं बात कर रहा था एक महिला कार्यकर्ता से जिसने इस लड़की को सबसे पहले उजागर किया। वो लड़की को लेकर जब डीएम पटना के पास गई तो डीएम पटना ने मुलाकात तक नहीं की उस लड़की से। अब यदि पटना के जिलाधिकारी जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता बन जाए तो इस राज्य को कौन बचाएगा। उल्टे जिलाधिकारी कार्यकर्ताओं को डांटने लगे कि आप लोग राजनीति कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं। बताइए, इतनी फुर्ती से समाज कल्याण विभाग ने सारा मामले की लिपापोती कर दी, कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। और एफआईआर जो कि एक रूटीन चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्राथमिकी तक नहीं दर्ज की गई। सबसे पहले गांधी मैदान थाना की पुलिस आई, उस बच्ची से 45 मिनट तक पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद कहा कि ये तो बहादुरपुर थाना का मामला है। बहादुरपुर थाना की पुलिस आई, उसने बच्ची से बातचीत की, कहा कि ये तो महिला थाना का मामला है। तो जिसको बोलचाल की भाषा में फेंका फेंकी करते हैं, फेंका फेंकी शुरू हो गई। थानों ने एक दूसरे पर फेंकना शुरू किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि भाई प्राथमिकी क्यों नहीं हो रही है। तो एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान पर निकलते हैं, लगता है कि इनमें राजा राम मोहन राय की आत्मा प्रवेश कर गई है। और दूसरी तरफ यहाँ शेल्टर होम में इतना बड़ा कांड हो रहा है। एक छोटी बच्ची बिलख बिलख के कह रही है, रो रो के कह रही है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, नशा दिया जाता है, गलत काम होता है। और ये सुशासन बाबू कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। तो कितनी लज्जा की बात है। ये तो थोड़ी उम्मीद बंधी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, थोड़ी उम्मीद बंधी है। 7 तारीख को सुनवाई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छे नतीजे आएंगे। इसमें कई पहलू को देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2012 से ही ऐसे कई केस सामने आए हैं जो कि इस तरह की चीजों को उजागर करती है, लेकिन सिर्फ संस्थान को बंद कर दिया गया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि कार्रवाई नहीं होने के कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल। आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात करें, 4-5 साल पहले वो उजागर हुआ था। आपको याद होगा कि किस तरह उसकी लिपापोती की कोशिश की गई। अभी भी मुझे याद है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद जो डीजीपी महोदय हैं, उस समय मिस्टर के एस द्विवेदी थे, और जो समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, उन लोगों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया आनंद फानन में और कहा कि इसमें सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, बिहार पुलिस सक्षम है। बाद में जब चौतरफा दबाव पड़ा तब सीबीआई जांच शुरू हुई। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरह नीतीश कुमार, जो समय समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, उनको बचा रहे थे। उनका अपना चुनावी समीकरण है लवकुश समीकरण नीतीश कुमार का, मंजू वर्मा उसी समीकरण से आती थी, इसलिए मंजू वर्मा को बचाया जा रहा था। बाद में जब सीबीआई जांच शुरू हुई, जब ब्रजेश ठाकुर के कॉल डिटेल्स खंगाले गए, तब पता चला कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से 17 बार उसकी बातचीत हुई है। तब जाकर मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया। और फिर जब उसके यहाँ 50 कारतूस मिले चिड़िया बरियारपुर में, तब भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
जब डीजीपी महोदय को वहाँ हाजिर होने कहा सुप्रीम कोर्ट में, तब उसकी कुर्की हुई है। तो ये तो लग रहा है कि पूरा सत्ता सत्ता संपोषित अपराध है, सत्ता संरक्षित अपराध है। इसमें कोई कहाँ जाएगा? इसीलिए कार्रवाई भी नहीं होती। बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने कहा ना कि एफआईआर जो कि एक रूटीन मैटर है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, आप उसको नहीं ले रहे हैं, जबकि इतना सनसनीखेज मामला है और आप फेंका फेंकी कर रहे हैं। अच्छा, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये कह देना कि बिना किसी आधार के कि हाँ ये लड़की बदचलन है, कितना सही मानते नहीं, हैं? ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक बात है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? चरित्र सत्यापन पत्र देने के लिए उनको बैठाया गया है, चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए। और बदचलन तो यहाँ अप्रासंगिक है। एक बात याद रखिए, आप किसी वेश्या के साथ भी रेप नहीं कर सकते हैं, है ना? यदि कोई वेश्या हो, उसके साथ भी आपको रेप करने का अधिकार नहीं है। तो किसी इस लड़की को बदचलन कह देना, ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक बात है। यदि वो लड़की आज उसके पीछे कोई नहीं है तो आप उसको बदचलन कर रहे हैं। यदि आज वो मजबूत घर की लड़की रहती तो मानहानि करके जिलाधिकारी को रगड़ चुकी रहती। तो सर एफआईआर हो सकता है? एक क्वेश्चन है जी? सर, जिस एफआईआर इन पर हो सकता है? एफआईआर देखिए, मानहानि का जो सही तरीका है वो कोर्ट में सिविल सूट ही है ना? ये तो कमजोर समझ के उस लड़की पर अपना दबंगई दिखा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय। यदि कोई मजबूत घराने की लड़की को इस तरह इन्होंने बदचलन कह दिया होता, है ना, तो वो तो जिलाधिकारी पर मानहानि का केस करके इनको उल्टा टांग देती। सर तो क्या बहुत आसान है किसी को कह देना चरित्रहीन। जी, क्या लग रहा है सर, इस सरकार में उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? जिस तरह से रातों रात 12 घंटा के अंदर क्लीन चिट दे देना सरकार को, कहाँ तक सहमत है? वही है। देखिए, पहली बात तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक तो कुछ गलती की वीडियो वालों ने कि इस लड़की का चेहरा दिखा दिया। कायदे से लड़की का चेहरा ऐसे मामलों में ढक के रखा जाता है ना? इस पर बहुत सारे अदालत के आदेश भी हैं। खैर, उनसे गलती हो गई, भूल हो गई। अब उस सबसे ज़रूरी है उस लड़की की सुरक्षा करना, क्योंकि बिहार में जो माफिया राज है, कल को खबर लगेगी तो लड़की लापता हो गई, परसों पता चलेगी कि नाले में उसका कंकाल बरामद हुआ। जैसे मुजफ्फरपुर में नवरुणा चक्रवर्ती का हुआ, आज तक सीबीआई वाले हाथ पर ही फेंक रहा है। कंकाल बरामद हो जाएगा। इतनी बड़ी गंगा नदी है, उसको मार के गंगा में फेंक दिया जाएगा, जिस तरह बिहार में माफिया राज है। सबसे पहले तो उस लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उस लड़की को पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे बाकी गवाहों का भी मनोबल बढ़े। और इसमें तो प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए सबसे पहले। 7 तारीख को सुनवाई है, उसके पहले अब मुझे खबर मिली है कि अब समाज कल्याण विभाग ने उस लड़की को खोजना शुरू किया है, क्योंकि 7 तारीख को जब समाज कल्याण विभाग के जांबाज अधिकारी खड़े होंगे हाई कोर्ट में, डॉक में खड़े होंगे, है ना, कटघरे में खड़े होंगे, तब तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग क्या कर रहे थे। महिला विकास मंच से कहा भी गया है कि कल लेके आने के लिए बच्चे को। वही मैं कह रहा था ना। सर ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर उस शेल्टर हाउस का जो गेट था वो आधा था और बीच में ब्लैंक था, लेकिन 24 घंटा के अंदर में ही उसको जो है वेल्डिंग करके उस ग्रिल को पूरा पैक कर दिया गया? ये वो क्या वजह है? इस सबसे क्या यही तो बताता है कि दाल में काला है ना। वंदना गुप्ता मिल नहीं रही है, हम लोग मिल नहीं कई रही बार है। अप्रोच किया। बिल्कुल, वंदना गुप्ता को तो ऊपर से आदेश होगा कि भाई ये कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, तो उसके मुंह पर ताला लगा दिया गया। एक और सवाल सर, जी। जिस तरह से वंदना गुप्ता जी का कैरेक्टर है एक रंजीत कुमार करके, उन्होंने सर सारा उनका चिट्ठा खोल दिया कि वह उनका जो अवैध वसूली पहले से वो करते हैं सर, उनका जो इतिहास रहा है। नालंदा का नहीं, ऐसे लोग ही, ऐसे जो दागी लोग हैं, इन्हीं लोगों के साथ में इन्हीं लोग की पोस्टिंग होती है। और इन्हीं लोग, क्योंकि ये लोग खेल सकते हैं, सरकार के हाथों पर खेलते हैं, उनकी उंगलियों पर नाचते हैं। यदि कोई अपराइट व्यक्ति होगा तो उसकी तो ऐसी पोस्टिंग ही नहीं होगी। तो अभी उम्मीद बंधी है। अभी तो मैं देख रहा था दिल्ली से सीमा समृद्धि कुशवाहा आई हुई हैं, जो निर्भया की वकील थी, निर्भया परिवार की। वहीं से हाँ, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये मामला उठाया है। अब मामला राजनीतिक रंग भी ले ही लेगा। सर एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल ये हाँ है हाँ कि अब जो है जिस तरीके से बाल कल्याण विभाग जो है इस मामले को खारिज कर दिया था, समाज कल्याण विभाग, और मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री हैं। दूसरी तरफ ऑफ जो है कर दी। हाँ। दूसरी तरफ प्रशासन के जरिए जो है मामला को टाल दिया गया। वहीं पटना हाई कोर्ट जो है विशेष रूप से संज्ञान लेते हुए इस मामले को अब जो है ध्यान खुद से आकृष्ट किया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे से पटना हाई कोर्ट की जो बातें हैं वो दब जाए, या फिर जो सारे इर्द गिर्द घूमता हो, या जो भी सत्ता है या फिर मंत्री हैं, इसमें कई बार बयानबाजी की जा रही है, कई बार आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री क्या सप्लाई की जा रही है लड़की। तो लगता नहीं कि सर ये तार काफी लंबा है और कहीं ना कहीं ये सत्ता के गलियारे में जो लोग दबा सकते हैं। पूरी कोशिश होगी दबाने की,
पूरी कोशिश होगी। आपको याद होगा, मैं बार बार मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की चर्चा करता हूँ क्योंकि वो एक समांतर कांड था और बहुत मिलता जुलता था। याद होगा आपको, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया कि बिहार सरकार मामले को दबा रही है, इसलिए उस केस की जो सुनवाई थी, ट्रायल था, उसको मुजफ्फरपुर से शिफ्ट करके दिल्ली के साकेत कोर्ट में कर दिया गया। दिल्ली के साकेत में जो पोक्सो कोर्ट है, उसमें केस की सुनवाई हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि बिहार में रहते ये नहीं होगा, गवाहों को धमकाया जाएगा, गवाह खरीदे जाएंगे, नहीं होगा। दूसरा काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ब्रजेश ठाकुर को समझ गया कि सत्ता संरक्षित अपराधी है, तो उसको बिहार से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया। पहले पंजाब के पटियाला जेल भेजा गया, उसके बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया। फिर यह भी पता मालूम था सुप्रीम कोर्ट को कि बिहार में केस को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, सुनवाई को पीपी कुछ नहीं करेगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ये लोग सब सरकारी लोग होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां डे टू डे सुनवाई के आदेश दिए। सर्किट कोर्ट में डेली बेसिस पर सुनवाई हुआ, नहीं तो इतनी जल्दी कन्विक्शन नहीं होता जितनी जल्दी कन्विक्शन ब्रजेश ठाकुर का हुआ। तो देखिए हाईकोर्ट लेकिन उसमें भी ब्रजेश ठाकुर एक्यूज थे, उन्होंने जेल का सजा काट रहे हैं, लेकिन जो तार जो लंबा जुड़ा हुआ था वो तो पर्दाफाश नहीं हो पाया। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन जो सूत्रधार जिसको कहते हैं वो ब्रजेश ठाकुर था, है ना। और मुझे लगता है कि अभी भी सीबीआई की जांच चल ही रही होगी। ब्रजेश ठाकुर पर आरोप पत्र उन्होंने दिया है, फिर कुछ लोगों पर पूरक आरोप पत्र दिए जाएंगे यदि सबूत जैसे जैसे मिलता जाएगा, लेकिन जो सूत्रधार था उस पर कार्रवाई हुई। देखिए हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं। यदि वो चाहे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। आज इस मामले में हाई कोर्ट चाहे तो वो सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में। अगेंस्ट जा सकती है पटना हाई कोर्ट। एक क्यों नहीं जा सकती है? न्यायपालिका का मतलब ही है कि वो स्वाधीन चीज है। अभी आप लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ है ना, जो केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किया, उसको भी यूपी सरकार बिल्कुल लिपापोती कर रही थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, खुद से एसआईटी बना दिया, है ना, और एसआईटी की खुद मॉनिटरिंग करने लगा। तो देखिए अभी आशीष मिश्रा जेल में है, उसका चार्जशीट हो गया है। तो न्यायपालिका तो से तो यही उम्मीद की जाती है कि वो स्वतंत्र होकर काम करेगी, और जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया गया है उससे तो लग रहा है कि उसका रुख थोड़ा कड़ा हो सर गया एक है। लास्ट सवाल, इस पूरे प्रकरण को आपने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, संक्षिप्त में सर इसका थोड़ा सा आप काफी सीनियर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, संक्षिप्त में थोड़ा डिटेल बता दीजिए ताकि इसका कंक्लूजन निकल सके और जो मसला है वो हल हो सके। देखिए मसला तो है कि जो